आपको सुनने आए और आप इस विशाल आम सभा को संबोधित करें। अशोक जी, नरेश जी मीणा साहब। मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं जब जयपुर पढ़ने गया तो जिसने मुझे जयपुर में राजनीति में उतारा, जिस व्यक्ति ने मुझे कंधों पर बिठा बिठा के जयपुर में राजनीति में मेरे को छात्र राजनीति में लेके आए, जिस शख्स ने मुझे किसान राजनीति के बारे में बताया, जिस शख्स ने मुझे जो आज मेरे अंदर जो किसानों के प्रति जो दुख दर्द मेरे दिल में है, जिस शख्स ने उस किसान दर्द को मेरे अंदर डाला, मैं चाहता हूं अगर आप समय हो तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट मेरे बड़े भाई खुशी राम जी गुर्जर जो कि जयपुर से आए, उनसे चाहूंगा कि वो 2 मिनट आपसे 2 मिनट बात करें। आदरणीय खुशी राम जी गुर्जर। राम राम साहब, सम्मानित मंच, पूर्व मंत्री अशोक भैरवा जी, जिलाध्यक्ष जी, भरत जी और हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी के क्रांतिकारी छात्र नेतृत्व से राजस्थान की किसान राजनीति और किसान आंदोलन को एक नया आयाम देने वाले हमारे युवा साथी भाई नरेश मीणा जी, जिनकी सदारत में आज ये इटावा का विशाल रोड शो और मैदान में आप लोग जो इनके लिए प्यार प्रेम और गुंजल साहब के पक्ष में जो आज इन्होंने यहाँ ये सभा आयोजित की है, मैं इनको बधाई देता हूँ। आप आए हो, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। केंद्र और प्रदेश की सरकार ने किसानों का जिस प्रकार से धैर्य का इम्तिहान लिया, तो मैं उसके लिए तो यही कहूंगा कि कल ही तुम्हारा तख्त गिरेगा, कल ही तुम्हारा ताज गिरेगा, नहीं रहेगी तुम्हारी सत्ता। जुल्मी हो तुम्हारा जुल्मी तुम्हारे जुल्म की ताजा याद रहेगी। ये किसानों की और मजदूरों की जमात तो आबाद रहेगी, आबाद रहेगी। भाई नरेश मीणा जी ने जब राजस्थान यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में कदम रखा तो एक डर था इनके कि राजस्थान की यूनिवर्सिटी में किसानों को और किसानों के ग्रामीण परिवेश के छात्रों को कैसे फायदा मिले। डेली DSW और BC के चैम्बर के सामने इनका आंदोलन होता था कि गांव के आए और गांव की प्राथमिक शालाओं से निकले हुए बच्चों को 5% का एडमिशन में बोनस अंक मिले और बोनस अंक इन्होंने दिलाया। नरेश मीणा जी के नेतृत्व में दिल्ली के किसानों के समर्थन में राजस्थान में पहली कोई रेल रोकी जगतपुरा में इनके नेतृत्व में। हमने 5000 युवा किसान छात्रों के साथ में जगतपुरा में रेल रोकी और वो रेलवे का मुकदमा भी अभी चल रहा है, उसमें हम 8-10 मुलजिम हैं। ये जज्बा है इनमें, किस प्रकार से किसान का बेटा, किस प्रकार से किसान के घर में पला बड़ा खेत खलिहान के पे नजर रखने वाला आदमी देश की संसद और विधानसभा में पहुंचे। और आज गुंजल साहब के पक्ष में इनके दिल में दर्द है कि किस प्रकार से जो वोट की कीमत एक रानी और सेठानी की है, वही हमारी माँ गांव में काम करने वाली, घर खेत खलिहान में काम करने वाली और महतरानी के वोट की कीमत है। वोट की कीमत बिरला जी की पत्नी के वोट की कीमत ज्यादा नहीं है। वही एक वोट उसका है, वही वोट मेरी माँ का है, वही मेरी ताई का है। इसलिए वोट की कीमत पहचानो और 26 तारीख को प्रहलाद जी गुंजल साहब के समर्थन में धड़ाधड़ पैटी चूताती रेडी चाहिए। शाम को सुबह 6-7 बजे से 6 बजे तक बूथ छोड़ना नहीं है, बूथ के बाहर रहना है। नरेश मीणा जी ओनली हाडोती कोटा 12 के नेता नहीं है, इनकी हमारे उधर भी बहुत सही थे, बहुत चाहते हैं लोग। और ये एक युवा ब्रांड है राजस्थान का, राजस्थान का युवा ब्रांड है। यूथ इनकी तरफ देख रहा है। नरेश मीणा जी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाला वक्त आपका होगा और हम सब आपके साथ होंगे। गुंजल साहब आपके साथ होंगे, भरत जी, प्रमुख साहब, माननीय मंत्री जी, हम सब आपके साथ चलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भाई नरेश मीणा जी को आमंत्रित करता हूं कि उनका ओजस्वी भाषण आप सुने और जो मार्गदर्शन ये देंगे हम उनके साथ हिसाब से काम करेंगे। राम राम साहब। शेर तो रणथंभोर में रहे। मंच पर विराजमान पूर्व मंत्री
अशोक जी बेरवा साहब, मंच पर विराजमान 12 जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व जिला प्रमुख आदरणीय रामचरण जी भटवाड़ा साहब, 12 जिले से पूर्व जिला प्रमुख हमारे रिश्तेदार परम आदरणीय भरत जी मारन साहब, मंच पर विराजमान पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय दुर्गा शंकर जी मीणा साहब, मंच पर विराजमान रामेश जी प्रधान पूर्व प्रधान किशनगंज और समस्त मंचासीन मेरा छोटा भाई पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हरिप्रकाश मीणा, भाई यूथ अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह जी, मेरा छोटा भाई मनीष मीणा, सुरेंद्र निमसरा, समस्त युवा साथियों और पंच पटेलों, इटावा की धरती पर आप सबको मेरा राम राम। पर्वत सी हो गई पीर, पर्वत सी हो गई पीर पिघलनी चाहिए, हिमालय से गंगा और निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना गुंजन और नरेश का मकसद नहीं, पर इस हाड़ौती की तस्वीर और दिशा बदलनी चाहिए। हाड़ौती के किसानों के हालात बदलने चाहिए, हाड़ौती के किसानों के हालात बदलने चाहिए। आज पहली बार इस इटावा की धरती पे आया हूं। जब प्लान कर रहा था कि मुझे इटावा जाना चाहिए गुंजन साहब को मजबूत करने के लिए, तो मैंने कुछ साथियों से बात करी। उन्होंने कहा, क्योंकि मेरा सीधा सीधा यहां कोई जानकार नहीं था, 4-5 जो लोग थे उनसे बात की, और वो लोग थे जो राजनीति में नहीं थे, जिनसे केवल मेरा व्यवहार का रिश्ता था, दोस्ती का रिश्ता था। लेकिन मैंने 2 साथी भाई मनीष मीणा और सुरेंद्र निमसरा को कहा कि क्या तुम गांव-गांव जाके मेरा नेता दे दोगे? इन्होंने कहा भाई साहब जरूर देंगे। मैंने कहा कोई नेता साथ लगे ना लगे, नील लगाने वाला साथ लगे न लगे, लेकिन मनीष और सुरेंद्र और तुम्हारी युवा टीम, तुम गांव-गांव जाकर नरेश मीणा का पीले चावल बांट देना, निमंत्रण दे देना। मैंने जो किसानों के लिए किया है, मैंने इस कोटा की धरती पे, 12 की धरती पे जो यूथ राजनीति के लिए किया है, मेरे को आशीर्वाद देने इटावा की धरती पे जरूर लोग आएंगे। और आज जब मैं इस इटावा की धरती पे पहली बार आया, तो मुझे लगा कि जिस तरह से कोई दूल्हा पहली बार अपने ससुराल में जाता है, जिस तरह से उसको घोड़ी पे बिठाते हैं, आज पूरे इटावा की जनता ने, जैसे गणेशगंज से मैं घुसा, घोड़ी पे, कहीं डीजे, कहीं बाजा, कहीं पे ट्रैक्टर पे, और जिस तरह से 36 ही कौम ने, 36 ही जाति धर्म के लोगों ने आज जिस तरह से आपके इस किसान के बेटे का स्वागत किया है, सत्कार किया है, उसके लिए मैं पूरी इटावा की धरती पर जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों को, आपको सबको धन्यवाद देता हूं। आप सबका आभारी रहता हूं। मेरे किसान भाइयों, युवा साथियों, मैं 8 महीने पहले इस कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ की राजनीति में आया हूं। इससे पहले मैंने पूरा समय अपना जयपुर में दिया। जयपुर गया था नौकरी लगने, लेकिन कुछ साथियों ने राजनीति में लिया है, छात्र राजनीति की, और जब तक छात्र राजनीति की, तो राजनीति भी केवल इसलिए की कि जिन लोगों का कोई धनी धोरी नहीं है, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, जो गांव के बच्चे जो स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ने आते हैं, जिनको छात्रवृत्तियां नहीं मिलती, जिनको एडमिशन नहीं मिलते, जिनको सड़कों में ठोकरें खानी पड़ती है, बसों में ठोकरें खानी पड़ती है, जो कमरों में किराए पे रहते हैं, उन बच्चों के लिए मैं क्या कर सकता हूं? ऐसे हजारों छात्रों के लिए आपके बेटे ने जयपुर में जाके आंदोलन किया, और जिसका नतीजा ये निकला कि आज भी कोटा, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर में लोगों का जो प्यार है, उसको आपने इस हाड़ौती में भी देखा होगा। जब भी नरेश मीणा उनको बुलाता है, तो वो अपने आप के खुद के साधनों को लेकर हाड़ौती में आ जाते हैं। मैं पहली बार 8 महीने पहले इस हाड़ौती में आया था, और जब मैंने 12 की धरती पर पहली बार पैर रखा, तो मैंने देखा कि यहाँ अगर सबसे बुरी हालात है, सबसे कमजोर हालात है, तो हाड़ौती के किसानों के हालात है। जिस हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा में अगर सबसे बड़ी कोई तादाद है, सबसे बड़ी अगर इनकम का कोई सोर्स है, इनकम का कोई आय का स्रोत है, तो केवल यहाँ के किसानों की खेती बाड़ी आय का स्रोत है। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से चौधरी चरण सिंह का एक संदेश में लेके चलता हूं, राजेश पायलट के उस शब्दों को मैं आत्मसात करके राजनीति में आगे बढ़ रहा हूं। जब चौधरी चरण सिंह ने कहा था, किसानों का भला नहीं होने वाला, किसानों के आने वाली पीढ़ियों का भला नहीं होने वाला, किसानों के बच्चों का भला नहीं होने वाला, जब तक किसानों का एक पेड़ खेत की मेड़ पे नहीं होगा और दूसरा
दूसरा पैर संसद की सिट्टी पर नहीं होगा जब तक किसानों का भला होने वाला नहीं। दूसरी बार मैंने जब स्वर्गीय राजेश जी पायलट साहब ने कहा था, उन्होंने उनका आज भी चारों तरफ एक सत्य गूंजता है। राजेश जी पायलट साहब ने कहा था किसानों का भला जब तक नहीं हो सकता, किसानों के बच्चों का भला जब तक नहीं हो सकता, जब तक किसानों के बच्चे पढ़ लिख कर उन पदों पे नहीं चले जाते जहां नीतियां बनती है, नीति निर्धारण होती है, जहां कानून बनते हैं, जब तक किसानों के बच्चे उन पदों पे नहीं जाएंगे, जब तक किसानों का भला नहीं हो सकता, किसानों के बच्चों का भला नहीं हो सकता। और मैंने इस हाड़ौती में ये सब देखा है। हाड़ौती में किसान है, लेकिन मैं देख रहा हूं केवल किसान यहाँ खेती तक सीमित है, खेत खलिहान तक सीमित है। किसानों के बच्चे, जो किसान अपनी मेहनत करते हैं, हार्डकोर मेहनत करके जो पैसा कमाते हैं, वो अपने बच्चों पे खर्च कर देते हैं, बच्चों को शहरों में पढ़ने भेजते हैं इस विश्वास के साथ इनके बच्चे पढ़ लिख कर नौकरियां मिलेगी, वो आगे बढ़ेंगे, काम धंधा करेंगे। लेकिन मैं जिस तरह से इस कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ की धरती को देखता हूँ, कुछ लोगों ने सब्सिडी सिस्टम पर कब्जा कर रखा है। राजनीति में कुछ लोगों का कब्जा है, उनका आर्थिक जो फैक्ट्रियां उन पे उनका कब्जा है, हर जगह कहीं भी देखोगे तो उनका कब्जा है। और जब मैंने देखा तो मुझे लगा जब तक नहीं बदलोगे तब तक इन किसानों के चेहरों पे खुशी नहीं आने वाली, जब तक इन किसानों के बच्चों का भला नहीं होने वाला। और यही कारण था कि आपके बेटे ने जब किसानों की आवाज बनकर बारह में जब मैं मैदान में उतरा तो आपने देखा होगा किसानों को बीमा के पैसे दिलवाने के लिए जैसे कर्नल भेसला ने अपने गुर्जर समाज को आरक्षण दिलाने के लिए रेल रोक दी थी, वैसे नरेश मीणा ने इस बारह की धरती पर किसानों को बीमा के पैसे दिलवाने के लिए छपरा की धरती पे ट्रेन रोक दी थी, रेल रोक दी। आपको वो दिन भी पता होगा जब मेरे किसान भाइयों को बिजली नहीं मिल रही थी, मेरे किसान भाइयों को जब खाद की लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, मेरे किसान भाइयों को जब खाद के कट्टे के 400 के कट्टे के 600 रुपए देने पड़ते थे, 1200 के DAP के 1500-1800 रुपए देने पड़ते थे, तो मैं चैन से कैसे बैठ सकता था। मैं चारों किसानों को लेकर बारह की कलेक्ट्री पे चढ़ गया और कहा तो जो कलेक्टर SP किसानों से मिलने के लिए टाइम नहीं देता था, मैंने पहली बार उस बारह की धरती पे किसानों के साथ वहां झंडा रोक दिया, किसानों के ट्रैक्टर को बारह के कलेक्टर की छाती पे चढ़ा दिया और कलेक्टर से कह दिया तेरे ऑफिस में नहीं आएंगे, तेरे से वार्तालाप तेरे ऑफिस में नहीं आएंगे। है कलेक्टर बारह के जिला कलेक्टर, तू किसानों का नौकर है, तू जनता का नौकर है, जनता का सेवक है, तुझे जनता के बीच में आके हमारी मांग को रखनी, हमारी मांगे माननी पड़ेगी, इन किसानों की बातें सुननी पड़ेगी। और आपको पता है पहली बार इस हाड़ौती में एक कलेक्टर और एक SP, जिसको आपके इस किसान के बेटे, जिसके पास कोई पद नहीं है, जिसके पास कोई होता नहीं है, कलेक्टर SP को किसान के ट्रैक्टर पे खड़ा कर दिया, किसान के ट्रैक्टर पे खड़ा कर दिया। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला आपके बेटे में 8 मुकदमे लगे, आपके बेटे में 8 मुकदमे लगे, 2-3 बार जेल गया, लेकिन आपके बेटे ने बारह के किसानों को इस बार खाद की लाइन में नहीं लगने दिया। आपके बेटा जेल गए, मुकदमे खाए, लेकिन आपके बेटे ने इस बार बारह के किसानों को खाद की लाइन में नहीं टिकने दिया। किसी किसान को खाद के कट्टे के 2 रुपए नहीं जाने दिया, किसी किसान को जो 81 करोड़ रुपए बीमा के जो अटके पड़े थे उन किसानों को 81 करोड़ रुपए दिलाए। आज मैं आपके बीच में आया हूं और मैं चुनाव को लेकर आपके बीच में आया हूं, मैं प्रहलाद कुंजल के लिए वोट मांगने आपके बीच में आया हूं। और इसीलिए आया हूं क्योंकि मैं उस चौधरी चरण सिंह के सपने को पूरा करना चाहता हूं, मैं राजेश पायलट के उस सपने को पूरा करना चाहता हूं, जिन्होंने कहा था किसानों को खेती करने के साथ साथ राजनीति में भी आगे आना होगा, किसानों के बच्चों को फैक्ट्रियां खोलनी पड़ेगी, किसानों के बच्चों को खेतों के अलावा व्यापार करना पड़ेगा, किसानों के बच्चों को पढ़ लिख कर ब्यूरोक्रेट्स बनाने पड़ेंगे। इसलिए आज प्रहलाद कुंजल के लिए ये आपका बेटा कोटा बूंदी की गली गली सड़कों सड़कों पर निकलकर वोट मांग रहा है। राजस्थान में 25 सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन मैं कहीं नहीं गया, क्योंकि मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, आज जगाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आज सबसे बुरे हालात है तो वो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के हालात है। लेकिन मैं जानता हूँ जिस तरह से ये चुनाव हो रहा है, मेरे लिए चुनाव एक चुनाव नहीं है, एक सांसद का चुनाव नहीं है, ये जो प्रहलाद कुंजल और एक व्यापारी के बीच
में जो चुनाव हो रहा है, एक तरफ किसान का बेटा है कांग्रेस पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से एक व्यापारी बैठा है। उस व्यापारी और गुंजर का जो चुनाव है, मेरे लिए, आप लोगों के लिए, जनता के लिए चुनाव हो सकता है। नरेश मीणा के लिए तो एक आंदोलन है, वो आंदोलन है जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था। उस अन्ना हजारे के आंदोलन से जब केजरीवाल निकला, पंजाब में सरकार बनी, ये वो आंदोलन है जब जेपी ने आंदोलन किया था। उस आंदोलन से मुलायम सिंह यादव निकला, नीतीश कुमार निकला, लालू यादव निकला। ये हालत की धरती पे ये चुनाव नहीं है, ये एक आंदोलन है। इसको मेरे युवा साथियों, किसान भाइयों, इसको एक आंदोलन की नजर में आप देखो। अगर प्रहलाद गुंजल चुनाव जीतता है, अगर प्रहलाद गुंजल चुनाव जीतता है, तो हालांकि की राजनीति में एक किसान राजनीति का उदय होगा। जो किसानों के बच्चे जो सपने देखते थे, जो झारखंड में जीत के आते थे, जो सरपंच प्रधान प्रमुख बन के आते थे, जो सोचते थे कभी हम भी प्रधान एमएलए बनेंगे, कभी हम भी सांसद बनेंगे। मैं देख रहा हूँ दोनों पार्टियों में कौन लोग बैठे हैं और किनको टिकट मिलते हैं। अरे मेरे किसान भाइयों, कब तक भिखारी बनकर रहोगे? कब तक दूसरों के दरवाजे ठोक देते रहोगे? कभी तो मालिक बनो, जिस तरह से तुम खेतों के मालिक हो। अगर तुमने नरेश पे भरोसा किया तो नरेश मीणा तुम्हारे आने वाले बच्चों को फैक्ट्रियों का मालिक बनाएगा। नरेश मीणा तुम्हारे आने वाले बच्चों को राजनीति में बड़े ओहदों पे देखना चाहता है। इसलिए मैं इस कोटा में गुंजल के चुनाव प्रचार में घूम रहा हूँ मेरे भाई। और आपको पता है, एक प्रहलाद गुंजल जिसकी पूरी जिंदगी सड़कों पे निकल गई, आंदोलनों में निकल गई। जिस प्रहलाद गुंजल की इस आम जनता को सुख चैन के लिए कभी वो थाने पे धरना देता है, कभी प्रशासन से टकराता है, कभी कलेक्टर का घेराव करता है। मेरे भाइयों सोचो, अगर प्रहलाद गुंजल जीत गया, मैं आपसे वादा करता हूँ किसान भाइयों, जिस तरह से हिंदुस्तान के किसानों ने दिल्ली को घेर के बैठ गए थे और मोदी और अमित शाह को झुकाकर उनके काले कारनामों को, उनके काले कानून को वापस कर दिए थे। अगर प्रहलाद गुंजल जीत गया, मैं आपसे वादा करता हूँ, एक बेटा ऊपर वो अशोक चांदना, दूसरी तरफ 12 से नरेश मीणा, पीपलदा से चेतन पटेल, कानपुर से सुरेश गुर्जर, हम सारे लोग मिलकर प्रहलाद गुंजल के साथ, अगर आपको किसानों को समस्या आ गई, किसानों को किसी तरह की दिक्कत आ गई, मैं वादा करता हूँ सत्ता यहाँ बीजेपी की होगी, मुख्यमंत्री चाहे भजन लाल होगा, लेकिन अगर हालांकि के किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत आ गई तो जैसे किसानों ने दिल्ली को घेर लिया था, इस कोटा को घेर के बैठ जाएंगे और कोटा की इस संभागीय अध्यक्ष को इनको घेर कर इसे बैठेंगे। जब तक किसानों को कोई छीन नहीं सकता, कोई किसानों को नहीं कर सकता। कल अमित शाह जी आए थे, मैंने उनका भाषण सुना और मैंने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। कि जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो देशभक्ति की बात करते हैं, जो राष्ट्रवाद देशभक्ति का चोला ओढ़ के जनता में जाते हैं, मैंने एक इसका काला कारनामा ओम बिरला का सबके सामने लेके आया था। इस तरह से दाऊद इब्राहिम जो देश का भगोड़ा है, जो आतंकवादी है, जो बम्बई में बम ब्लास्ट करके हजारों लोगों को मार के जो पाकिस्तान चला गया, उस दाऊद इब्राहिम का एक पार्टनर है जिसका नाम है जेम जोशी। उस जेम जोशी से ये हमारा जो सांसद, जिसको 10 साल से आप सांसद बना रहे हो, वो ओम बिरला, उससे फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट में लेता है। अब सोचो, जिस ओम बिरला ने एवज में उस आतंकवादी को और बैठे पाकिस्तान में उस जेम जोशी को क्या मदद करी होगी, आप समझ सकते हो। आज मैंने सुना है एक 4 कंपनियां, फर्जी कंपनियां बना के हमने सबूत पेश किए, 2 फर्जी कंपनी बना के पूरी बजरी का कब्जा कर लिया। आम किसान को एक टोली रेत नहीं मिल रही, आम किसान को एक टोली पत्थर नहीं मिल रहा, और ओम बिरला के जो रिश्तेदार नातेदार है उनके दम पर चल रहे हैं, जेसीबियां चल रही है। मेरे किसान भाइयों, मैं पूछना चाहता हूँ, आपके बीच से दिल्ली से बम्बई हाईवे निकल रहा है, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिसने उसमें 2 रुपए कमाए हो? हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट था, हजारों करोड़ की सड़क बन रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस इटावा की धरती पर किसी किसान के बेटे ने उसमें ट्रैक्टर चला हो, एक टोली रेत दी हो। सारे क्रेशर इनके। ये जो व्यापारीकरण की राजनीति हो रही है, उस व्यापारीकरण की राजनीति के खिलाफ नरेश मीणा वोट मांगता घूम रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी किसान कौम है, गांव में किसान, ब्राह्मण समाज का व्यक्ति भी गांव में खेती करता है, मुस्लिम समाज भी गांव में खेती करता है, हर तबका जो गांव में रहता है वो खेती बाड़ी करता है। उन खेती बाड़ी करने वाले लोगों से मेरे अपील है,
अगर आप चाहते हो कि ये सिक्योरिटी की तरह यहाँ राजनीति हो, पूर्वी राजस्थान की तरह राजनीति हो, जहाँ किसानों के बच्चे राजनीति करें, किसानों के बच्चों के धंधे पानी चले, किसानों के बच्चों की फैक्ट्री हो, तो आप इस प्रहलाद गुंजल को चुनाव जरूर जिताना। मैं आपसे अपील करने आया हूँ, मैं निवेदन करने आया हूँ कि आपके पास में गडेबान की फैक्ट्री है, आपके पास में डीसीएम की फैक्ट्री है, आप हालात तो देखो किस तरह के हालात है। एक आम आदमी का, व्यक्ति का बेटा उसमें नौकरी नहीं लग सकता। और मेरे किसान भाइयों, पंच पटेलों, आपके बच्चे कोटा में पढ़ रहे होंगे, आपके बच्चे जयपुर में पढ़ रहे होंगे। आज जो कोचिंगों में जिस तरह की फीस वसूली जाती है, जिस तरह से कोचिंगों में लाखों करोड़ों रुपए छात्रों से हेटे जाते हैं, जिस तरह से शहरों में कमरों की रेटें बढ़ गई है, आम किसान का बच्चा 5,000 से 6,000 रुपए किराए का मकान में रह नहीं सकता। लेकिन आज दिन तक इस ओम बिरला ने यह नहीं कहा कि इन बच्चों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, ये जो किराए के मकानों में इनको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, ये जो एलन वाला, ये जो बंसल वाला, जो कोचिंग क्लासेज है, इनमें इन बच्चों को छूट मिलनी चाहिए। मैं तो आपसे निवेदन करने आया हूँ, नई क्रांति सारोती में फूट रही है। आप सब लोग मन बनाकर पूरी ताकत से अपने अपने पोलिंगों को संभालना, कोई वोट लेने नहीं चाहिए। आपने अगर चाह लिया, आप सब गुंजल बन गए, ये जो मंच में बैठे हैं ये सारे नेता अगर आप बन गए तो गुंजल साहब को कोई चुनाव नहीं हरा सकता। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, 10 साल से कोटा के सांसद ओम बिरला जी रहे, आज उन्होंने एक पर्चा निकाल दिया कि हमने ये विकास किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जो इटावा में ट्रॉमा सेंटर खुला, वो ट्रॉमा सेंटर अरे बिरला तूने नहीं खुलाया, वो ट्रॉमा सेंटर रामनारायण मीणा ने खुलाया, तो कांग्रेस ने खुलाया। आज मैं पूछना चाहता हूँ, बूंदी में जो मेडिकल कॉलेज खुला, वो मेडिकल कॉलेज बिरला तूने नहीं खुलाया, वो हमारे भाई कांग्रेस के नेता अशोक चांदना ने खुलाया। और आज में इन्होंने कहा कि 500 बेड का हॉस्पिटल कोटा में बिरला ने खुलाया। अरे बिरला, तूने तो केवल फैक्ट्री खुली है, अगर जो 500 बेड का जो हॉस्पिटल खुला है कोटा में, वो हमारे विकास पुरुष शांति धारीवाल ने खुलवाया है, वो विकास पुरुष शांति धारीवाल ने खुलवाया है। कोटा में घुस के देखना, कोटा में जो भी विकास की नजर आपको विकास के ऊपर पड़ेगा, आज कोटा विकास की तरफ है तो केवल शांति धारीवाल की वजह से। ओम बिरला कह रहा है मेरे नाम से लोग वोट नहीं देंगे, मैंने कुछ नहीं किया इसलिए मेरा नाम मत लो, लोगों से मोदी का नाम लो, लोगों से राम मंदिर का नाम लो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ बिरला जी, अगर वो मोदी आ जाए, मोदी का बिल आ जाए तो भी वोट देने वाले नहीं है। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हो तो नरेंद्र मोदी से कोटा में एयरपोर्ट खुलवा लेते। नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हो तो नरेंद्र मोदी से IIT खुलवा लेते। नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हो तो नरेंद्र मोदी से एम्स खुलवा लेते। अगर इस कोटा की धरती पे एयरपोर्ट खुल जाता, एम्स खुल जाता, IIT खुल जाती, तो हमारे जो बच्चे, जो लाखों बच्चे जो कोचिंग करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनको आज बम्बई, दिल्ली IIT करने नहीं जाना पड़ता। आज एम्स के लिए आपको कोटा में कोई इलाज काम पड़ जाए, हॉस्पिटल में काम पड़ जाए, तो आप कहाँ जाते हो? एक वो सुधा हॉस्पिटल, जो सुधा हॉस्पिटल जो मरे हुए लोगों का भी इलाज करता पैसे खाने के लिए, वो हॉस्पिटल मैत्री हॉस्पिटल, जिसमें हमने सुना है ये लोग कोटा में, आपने कभी भी गए होंगे, किसी गांव देहात का कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो जब तक कोटा के हॉस्पिटल में रखते हैं तब तक पूरी जेब खाली नहीं हो जाए। और जब उस मरीज की जेब खाली हो जाती है, उस जेब खाली होने के बाद में फिर जब उनको लगता है इस मरीज के परिजनों का पैसा नहीं बचा, इसकी हालत खराब है, फिर जयपुर रेफर कर देते हैं। मेरे पास जयपुर में बहुत फोन आते हैं, भाई साहब कोटा से रेफर कर दिया। जब जयपुर में उसकी बॉडी पहुंचती है तो वो जिंदी बॉडी जयपुर तक नहीं पहुंचती, उसको तो ये लोग यहाँ मार चुके होते हैं, और उस व्यक्ति को नहीं मारते, उसके परिवार को भी ये मार चुके होते हैं। आज दिन में ओम बिरला ने कभी ये नहीं कहा कि सुधा हॉस्पिटल का इलाज कर देंगे, मैत्री पे इलाज कर देंगे। अगर आज आपकी इस कोटा की धरती पे एम्स जैसा हॉस्पिटल खुल जाता तो आपको अपने परिजनों को जयपुर नहीं ले जाना पड़ता, आपको दिल्ली नहीं ले जाना पड़ता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ओम बिरला जी, इस कोटा की धरती पे किस मुंह से वोट मांग रहे हो? अरे हम तो प्रहलाद गुंजल को वोट देंगे, उस प्रहलाद गुंजल को जो सांसद के रूप में पहली बार वोट मांग रहा है, उस प्रहलाद गुंजल को देंगे जिसने ना रात देखी ना दिन देखा, जिसने ना ये देखा कि मेरे पे मुकदमा लग जाएगा, बूंदी में कोई मर जाता है रात को जाके वहां धरना दे देता है, कहीं भी जहाँ बुलाते हो वहां वो उठ के चला जाता है। मैं आपसे उस किसान के बेटे को राजनीति में जिंदा रखने के लिए भीख मांग रहा हूँ, आपसे वोट मांग रहा हूँ कि जिस प्रहलाद गुंजल को सब लोगों ने राजनीति हत्या करने का प्रयास किया, मैं उम्मीद
जनता उसको नाउम्मीद नहीं करेगी, उसको नाउम्मीद नहीं करेगी। जिता दिया तो समझ लो नरेश मीणा भी बन गया। समझ लो अगर कुंजल साहब चुनाव जीतेंगे तो आपका बेटा नरेश मीणा भी अपने आप को राजनीति में स्थापित मानेगा, क्योंकि ये चुनाव जिस तरह से गुंजल साहब के साथ हमें लक्ष्मण की भूमिका में उनके साथ लग रहे हैं, हमारा नाम भी उनसे जुड़ चुका है। इसलिए मेरे भाइयों, इस सोशल मीडिया के माध्यम से, इस आप सबके माध्यम से पूरे कोटा बूंदी के युवा साथियों से निवेदन कर रहा हूँ कि 26 तारीख को ब्याह शादी सभा का समय है। आप सब लोग ब्याह शादी सभा में बाद में जाना, पहले अपने पोलिंग को संभालना और पोलिंग पे कोई वोटिंग लिस्ट बाद अपने बाकी के काम करना। इसी के साथ मेरे किसान भाइयों, आप जो आशीर्वाद देने मुझे आए हो, हम सब कांग्रेस पार्टी को आप आशीर्वाद देने आए हो, मुझे ये उम्मीद है कि आप सब लोग मिलकर प्रहलाद गुंजल किसान के बेटे को हम 26 तारीख को मतदान करके 4 तारीख को सांसद बनाएंगे। वो प्रहलाद गुंजल जो दिल्ली में भी संसद में गूंजेगा और जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए आपकी सड़कों पर भी आंदोलन करेगा, आपके लिए आपकी सड़कों पर लड़ाई लड़ेगा। अब मेरा आप सबसे निवेदन, आप सब खड़े होकर, मैं कुछ नारे लगाऊंगा, वो सब नारे लगाएंगे। सब लोग खड़े हो जाइए। अब सब लोग हाथ खड़े करके